नमस्कार साथियों आज का वीडियो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के सिलेबस को देखते हुए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ है जो महत्वपूर्ण लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं, लास्ट 6 मंथ के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, उसको भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुल मिला के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, इसलिए कंप्लीट देखिएगा और साथ में प्रैक्टिस भी करना है आपको। पहला प्रश्न है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने पर उस राज्य के सभी कार्य किसके द्वारा संचालित होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन के आधार पर बहुत सारी बातें बनती है, उसको भी आपको हम बताएंगे, वो सब भी आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल तो ये जान लीजिए कि किसी भी राज्य में जब राष्ट्रीय शासन लगता है तो उस राज्य का जो सारा कार्य है ना, वो किसके द्वारा संचालित होता है। वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने पर राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार निलंबित हो जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का प्रशासन संभालता है। इसे ही राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। ठीक है, पिछले वीडियो में आपको हमने आपातकाल के बारे में बताया था कि तीन आपातकाल, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं और अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं, कितनी बार आपातकाल लग चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार बनते हैं। तो ये जो राष्ट्रपति शासन है इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद द्वारा 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात और कि राष्ट्रपति शासन संसद के अनुमोदन से एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक लागू रह सकता है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम करने में असमर्थ है तो केंद्र सरकार राज्य मशीनरी का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। इसके बाद कार्यदायी अधिकार केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल के माध्यम से प्रयोग किया जाता है, जिसके पास उनकी सहायता के लिए अन्य प्रशासकों को नियुक्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, अब 2 महत्वपूर्ण बात आपको और बता देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 ऐसे राज्य हैं जहां अब तक कभी भी राष्ट्रीय शासन नहीं लगाया गया है ना। महत्वपूर्ण बात है, हाँ, ये ध्यान देने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 ऐसे राज्य हैं जहां अब तक कभी भी राष्ट्रीय शासन नहीं लगाया गया है। वहीं मणिपुर वह राज्य है जहां इसे सबसे अधिक बार लागू किया गया है। वर्तमान में फरवरी 2025 से 11वीं बार राष्ट्रीय शासन वहां पर लागू किया गया है, मणिपुर। ठीक है मेरे भाई, हाँ, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तटों से लगती है। कितने राज्यों की, कितनी यूटी की सीमा समुद्र तटों से लगती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान में रखना है। उन राज्यों को भी जानना है और वो सीमाएं कितनी लंबी हैं वो भी आपको जानना है। फिलहाल आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है। जी हाँ, 9 राज्यों की सीमाएं जो है वो समुद्र तटों से लगती हैं। कौन सी राज्य हैं वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, वहीं अगर यूटी की बात करें तो दमन दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये सब क्या है, तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई की अगर बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें से 5422.6 किलोमीटर क्या है, मुख्य भूमि की तटरेखा है और 2094 किलोमीटर की द्वीप क्षेत्र की तटरेखा है। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा की अगर बात करें तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। केंद्र शासित की बात करें, यूटी की अगर बात करें तो यूटी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा जो क्या है सबसे लंबी है। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो आपको हम की पॉइंट बता रहे हैं इसे आपको नोट करते चलना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है। इसका शॉट से कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई, वो डिलीट हो जाएगा, पड़ा रहेगा, नहीं पढ़ पाएंगे आप। कापी कलम उठाइए, कापी पे चीजों को नोट करिए। ठीक है,
तरंग मेल किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है? तरंग मेल, जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तरंग मेल जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? ये है गोवा का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तरंग मेल गोवा राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, कब ये किया जाता है? ये नृत्य दशहरा और होली जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ आयोजित किया गया? 17वां ब्रिक्स समिट जो है आयोजित कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए ब्राजील। कहाँ किया गया? ब्राजील में किया जाएगा। ठीक है, कब से कब तक किया जाएगा? ठीक है, 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा। 5 से 8 जुलाई तक इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा, ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। यह एक संक्षिप्त नाम है जो 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है, 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद ब्रिक्स बन गया। मतलब ब्रिक्स के पहले इसका नाम क्या था? ब्रिक था, लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। ठीक है, कब हुआ? 2010 में। ठीक है, अगर हम पिछले ब्रिक्स सम्मेलन की बात करें तो पिछला जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2024 में, वो रूस में आयोजित किया गया था। ठीक है, ब्रिक्स का जो है कोई भी मुख्यालय नहीं है। हाँ, इसका एक इसके अंदर एक बैंक है, इसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार का रिट जारी करने का प्रावधान है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कुल 5 प्रकार के रिट जारी करने का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है। 5 प्रकार के रिट कौन है, आइए उसके बारे में आपको हम बता देते हैं, लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि रिट होता क्या है ये। ठीक है, रिट न्यायालय द्वारा लोगों, मतलब चाहे वो नागरिक हो भारत के या विदेशी हो, के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए दिया गया एक आदेश है। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रिट हैं। कौन कौन से? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। 5 प्रकार के रिट हैं। कौन कौन से हैं? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये अनुच्छेद जो है इन्हें आपको ध्यान में रखना है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, ग्रुप डी के लिए तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 85 का संबंध किससे है? संसद सत्र बुलाना, लोकसभा का चुनाव, दल बदल कानून या वित्त आयोग। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। संसद सत्र बुलाना, केवल संसद सत्र बुलाना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, विघटन करना, ये सारी बातें अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आती हैं। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के सदनों का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। संसद के सदनों को प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बार बैठक के लिए बुलाया जाए। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है कि संसद की बैठक साल भर में कितनी बार आयोजित की जानी चाहिए। तो संसद के दोनों सदनों को प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बार बैठक के लिए बुलाया जाएगा। एक सत्र में उनकी अंतिम बैठक और अगले सत्र में उनकी अगली बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 महीने का अंतर नहीं होगा, मतलब 6 महीने के पहले बैठक हो जानी चाहिए। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में किस राज्य में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है, जगन्नाथ धाम जो पुरी है, वहाँ की तर्ज पर जो है ये 250 करोड़ की लागत से गुलाबी बलुआ पत्थर से इस मंदिर का उद्घाटन है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीघा में किया है। मतलब ये जो मंदिर है 250 करोड़ की लागत से बना है और गुलाबी बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, ठीक, कहाँ है ये? पश्चिम बंगाल की दीघा में है। अगला प्रश्न है
रणजी ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता? तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 का जो खिताब है वो ऑप्शन नंबर बी विदर्भ ने जीता। किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। ठीक है, कप्तान कौन थे इसके? फिलहाल तो आपको ही बता दें कि कौन जीता कौन हारा है, तो वही बात तो ये हो गई, विदर्भ ने जीता है। विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में केरल के खिलाफ नागपुर में शानदार प्रदर्शन कर 7 सत्रों में तीसरी बार खिताब अपने नाम किया है। कितनी बार? तीसरी बार खिताब अपने नाम किया है। कप्तान कौन थे इसके? कप्तान अक्षय वाडकर। कप्तान अक्षय वाडकर की अगुवाई में विदर्भ ने 2 मार्च को विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पहली पारी की बढ़त के आधार पर जीत दर्ज की, क्योंकि फाइनल मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मतलब नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? जी हाँ मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है 1 जुलाई। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आइए इसके बारे में आपको बता देते हैं। फिलहाल तो आप ये जान लीजिए कि पहला जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस था, पहला जो फर्स्ट नेशनल डॉक्टर्स डे था वो 1991 में मनाया गया था। ठीक है, 1 जुलाई 1882 में जन्मे डॉक्टर विधान चंद राय एक प्रतिष्ठित चिकित्सक थे और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस घोषित किया। अगला प्रश्न है कि गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी कब मिली? गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी 1961 में मिली। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। कैसे मिली? भारत सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। ठीक है, 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय नामक एक सैन्य अभियान चलाया जिसके परिणाम स्वरूप गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया। तो 19 सितंबर 1961 को आज़ादी मिली। इस दिन को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद गोवा, दमन और दीव 14 साल तक पुर्तगाली शासन के अधीन रहे। गोवा को 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है कि जुलाई 2025 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, इससे आपको ध्यान में रखना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। ठीक है, क्वाड, क्वाड का मतलब क्या होता है ये भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। ये 4 देशों का एक समूह है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। क्वाड की स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। इसका जो औपचारिक गठन है वो 2017 में हुआ है। ठीक है, 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड के गठन का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कौन सी नदी उल्टी बहती है, पश्चिम में कौन सी बहती है? ठीक है, तो घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिलहाल अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है नर्मदा। केवल नर्मदा ही नहीं है, नर्मदा के अलावा जो है ताप्ती है, माही है, साबरमती है, लूनी है, शरावती है, मंडोवी है, जुआरी है, पेरियार है। ये सारी नदियां क्या है? पश्चिम की तरफ बहती हैं, मतलब उल्टा बहती हैं और ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहती हैं और अरब सागर में जाकर के मिल जाती हैं। अरब सागर में जो मिलने वाली नदियां हैं ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। अक्सर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो अरब सागर में मिलने वाली जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए श्रीमती इंदिरा गांधी। अब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अगर बात हो रही है तो मौलिक कर्तव्य आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था। 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के बाद संविधान में आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की, जिसके परिणाम स्वरूप 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। स्वर्ण सिंह समिति ने मूल रूप से भारतीय संविधान में लगभग 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। हालांकि बाद में इसमें 10 कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में टोटल
11 हैं। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के बाहर आते हैं। कई बार पूछा गया है कि सरदार स्वर्ण सिंह संबित ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, तो 8 आपको ध्यान में रखना है, लेकिन बाद में उसको 10 कर दिया गया लागू करते समय, और वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा मौलिक अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया? शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बिल्कुल सही बताया आपने। संपत्ति का अधिकार क्या है, ये कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक मौलिक अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे अब संविधान के भाग 3 में, भाग 13 में, 3 नहीं भाग 13 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं ना। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ये 6 मौलिक अधिकार कौन हैं, इनसे संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, ये आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35। ठीक है मेरे भाई, तो ये यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का महिला साक्षरता दर कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान में रखना है, 65.46%। 65.46% ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ओवरऑल बात करें भारत की, तो 74.04% है। पुरुषों का 82.14% है, महिलाओं का आपको हमने बता ही दिया। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि फेफड़ों में गैस विनिमय मतलब गैस एक्सचेंज का कार्य कहाँ होता है? फेफड़े में कई सारे पार्ट होते हैं, ब्रोंकाई होता है, ट्रेकिया होता है, ब्रोंकियल्स होता है, एल्वियोली होता है। तो गैस एक्सचेंज का कार्य कहाँ होता है? तो होता है एल्वियोली में। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। कैसे होता है आइए इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, एल्वियोली के एल्वियोली फेफड़ों के अंदर जो है ना, ये एल्वियोली जो है फेफड़ों के अंदर है, छोटी छोटी वायु थैलियां होती हैं। ठीक है, एयर सैक्स होती हैं, जहां रक्त और हवा के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन एल्वियोली से रक्त में प्रवेश करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से एल्वियोली में प्रवेश करती है तो बाहर निकल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कहाँ की जनजातियां कालबेलिया नृत्य करती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसको राइट आंसर है। ध्यान रखना है आपको, राजस्थान। ठीक है, इसको सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक नाम उभर के आता है, गुलाबो सपेरा। बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, कि गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य से है? तो कालबेलिया नृत्य से है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के कालबेलिया जनजात के द्वारा किया जाता है, जिसको सपेरा जनजात कहा जाता है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। कब? 2010 में। ठीक है, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नृत्य की गुलाबो को आपको बताई दिया, गुलाबो सपेरा। इन्होंने इस नृत्य को देश विदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के किस पहाड़ी राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, सिक्किम। सिक्किम की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। क्यों? इसका जो भौतिक भौगोलिक कारण है ना, वो जिम्मेदार है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जो जनसंख्या है वो लगभग 6 लाख के आसपास है, 6 लाख से थोड़ा सा ऊपर है, जो इसे भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य बनाता है। सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और पहाड़ी इलाका इसकी कम जनसंख्या का मुख्य कारण है। सिक्किम के बाद मिजोरम का नंबर आता है, जहाँ की जनसंख्या लगभग 11 लाख 10 लाख से ऊपर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है, जहाँ की जनसंख्या 13 लाख के ऊपर है। गोवा की 14 लाख के ऊपर है। ठीक है, तो ये क्रम से आपको हमने बता दिया। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस पार्टी की सरकार है? झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। ठीक है, किसकी? झारखंड मुक्ति मोर्चा। मुख्यमंत्री कौन है? शिबू सोरेन। ठीक है, शिबू सोरेन जो है झारखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार दूसरा चुनाव जीतकर सीएम की कुर्सी संभाले हैं। अगला प्रश्न है कि पहले दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की?
कि नहीं, करेंगे अभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, भारत, हमारा इंडिया करेगा। ठीक है, कब करेगा आइए इसके बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, नवंबर 2025 में। ठीक है, तो पहला जो दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप है, इसकी मेजबानी भारत करेगा। ठीक है, भारत को ये अधिकार पिछले वर्ष प्रदान किया गया था, किसके द्वारा? विश्व दृष्टिबाधित क्रिकेट परिषद, मतलब WBCC के द्वारा। ठीक है, भारत है नवंबर 2025 में उद्घाटन टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। दृष्टिहीनों के लिए पहला, अच्छा ये तो बात हो गई ये महिला की। अगर हम पुरुष की बात करें तो पहला जो दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो भारत है दिल्ली में आयोजित किया गया था। पहले मतलब पहला जो दृष्टिहीनों के लिए पहला जो विश्व कप आयोजित किया गया था क्रिकेट का, उसकी मेजबानी भी किसने की थी? भारत ने की थी। और जो महिलाओं के लिए होगा T20, उसकी मेजबानी भी भारत ही करेगा। ठीक है भाई, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई, प्रश्नों का लेवल अच्छा लगा हो तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपके लाइक से कुछ हमें मिलता नहीं है, पैसा नहीं मिलता है, हाँ आपका प्यार मिलता है, आप हमें कितना प्यार करते हैं ये पता चलता है, और एक मोटिवेशन मिलता है, काम करने का उत्साह मिलता है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात और ये, अगर चैनल पर अभी नए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, या देखते हैं बार बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो देर किस बात की है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और केवल सब्सक्राइब ही मत करिए, घंटी का जो बटन है ना उसको भी दबा दीजिए। दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, टाइमली समय से आप वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।